हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा पहला लेक्चर है इस चैप्टर के लिए। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एलिमेंट। तो तुम लोग क्या करो, अपना कॉपी निकाल लो, नोट्स कॉपी अपने साथ रखो और ये जो डेफिनेशंस आ रहे हैं इस डेफिनेशंस को आप उतारते रहो। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सिंपल हम क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि इसको हम फर्दर और डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसको फर्दर हम और प्योर फॉर्म में और नहीं तोड़ सकते। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सिंपल, एंड इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आप इसको और ज्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। मीन्स इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया? देयर आर वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, तुम अपना फर्स्ट चैप्टर खोलोगे तो बुक में एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक ही पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बना हुआ है और पीरियोडिक टेबल में देखोगे तुम्हारे बुक में 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मेंशन किया हुआ है। 118 एलिमेंट्स, तो उतना सारा एलिमेंट्स होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट्स का नाम याद नहीं करना है, ना ही उसका सिंबल्स याद करना है, कुछ नहीं करना है। बस इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं बता दिया तुम लोगों को कि देखो 118 एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को हमें डेफिनेटली याद रखना है, उसके सिंबल्स को भी याद रखना है बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट्स का नाम हम उठा लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में वो है हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है। ठीक है, उसी तरह से हीलियम एक एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट होता है, कार्बन एक एलिमेंट होता है, गोल्ड एक एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट होता है। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द नेचर. So we are going to study all those elements one by one in this chapter and how they are, how do we express them in writing formulas and all. ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने जान लिया एलिमेंट क्या होता है और कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स के नाम अभी हम लोगों ने याद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। एटम्स क्या चीज होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम्स। ठीक है, एटम्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट particles of an element which represents all the properties of an element are called atoms. यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, छोटा छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिससे वो एलिमेंट बना हुआ है, और वो पार्टिकल क्या करता है? उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि तुम्हारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है जिसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। कैपिटल H से हम क्या डिनोट करते हैं? एक एटम हाइड्रोजन का। तो ये जो हाइड्रोजन का एटम है, एक दूसरा मान लो हाइड्रोजन का एटम है, ये एक एक अलग अलग हाइड्रोजन का एटम्स क्या रिप्रेजेंट करता है? उस हाइड्रोजन एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। उस एलिमेंट हाइड्रोजन का क्या क्या गुण होगा उसको रिप्रेजेंट करता है एक एक इंडिविजुअल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये अभी हो सकता है बहुत क्लियर तुम लोगों को ना हो कॉन्सेप्ट, लेकिन आने धीरे धीरे जैसे हम प्रोसीड करेंगे ना तुमको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते रहेंगे। क्योंकि जब हम नया कुछ स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा शुरू में दिक्कतें ज़रूर होती हैं, लेकिन जैसे हम इसमें एडवांस आगे बढ़ेंगे तो ये विश्वास रखो कि तुमको समझ में आता रहेगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो एटम्स क्या होता है ये डेफिनेशन अब तुम अपने कॉपी में उतार लो और इसको भी याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज द कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल को भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखा हुआ है, और तुम जाओ एटम्स में भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। एटम्स का क्या है कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसको अब हम समझाते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये अनस्टेबल रहता है, इसका स्टेबिलिटी नहीं रहता है एटम का। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है,
वो कि दोस्त क्या है, बहुत अनस्टेबल है, इधर उधर कूदते रहता है, एक जगह पर बैठता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वो अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही उसको किसी और एक लड़के के साथ बैठा दिया जाए उसी के टाइप का, तो देखा गया है कि वो दोनों एक साथ सीट पर बैठे रहते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। यानी कि ये जो सिंगल लड़का है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी मान लो कि इसका स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब ये किसी एक सिमिलर लड़के के साथ वो अपना बॉन्ड बनाता है, दोस्ती करता है, तब एक साथ हम देखेंगे कि उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आ जाता है, यानी दोनों में स्टेबिलिटी आ जाता है, दोनों अब उछलते कूदते नहीं हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं। अगर ऐसा होता है, यही चीज़ होता है हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। अब समझो इस चीज़ को कि अगर मान लो कि हाइड्रोजन एक सिंगल एटम हमने लिया, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, अभी अभी मैं बताया तुम लोगों को, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। तो ये हाइड्रोजन एक सिंगल एटम है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, या इसका स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, दोस्ती करेगा, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, H2, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल का और एटम का। ये एक सिंगल H क्या था, एक एटम था जो अनस्टेबल था, यानी इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था। ये भी दूसरा एक एटम है हाइड्रोजन का, ये भी बहुत अनस्टेबल है। दोनों अनस्टेबल एटम ने क्या किया, दोस्ती किया, बन गया क्या, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये एटम नहीं है, ये जो H2 है ये एक मॉलिक्यूल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये H2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए मॉलिक्यूल का जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज द कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका कैपेबिलिटी होता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, मतलब कि ये स्टेबल होता है। The molecule of an element exhibits all the properties of the element। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल, जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने ले लिया H2, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रोजन एलिमेंट का जितना प्रॉपर्टीज होता है सबको रिप्रेजेंट करता है। इसमें सारे प्रॉपर्टीज इस मॉलिक्यूल में रहते हैं, जो कि एक एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट का जब हम प्रॉपर्टीज का बात करेंगे तो वो इस मॉलिक्यूल में भी रहेगा और इसके इंडिविजुअल एटम्स में भी रहेगा। ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एटम्स भी उसका प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है और मॉलिक्यूल्स भी उस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल के अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। अगर नाइट्रोजन का सिंबल लेंगे तो क्या है सिंबल, तुम लोगों को पता होगा, सिंबल है कैपिटल N। ठीक है, तो ये जो कैपिटल N है ये एक एटम है नाइट्रोजन का, ये अनस्टेबल है, यानी इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये क्या करेगा, एक दूसरा नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, क्या बन जाएगा, N2। अब इसको क्या बोलेंगे, N2 को मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये क्या था, N था एटम, ये दूसरा N था एटम, लेकिन अब ही जो N2 बना ये बन गया मॉलिक्यूल। तो N2 represents one molecule of nitrogen which contains two atoms of nitrogen। I hope it is clear। एक और मॉलिक्यूल उठाते हैं जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो। क्या मैंने बोला, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे पानी, वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल का क्या सिंबल है, H2O। यस, यू आर राइट, H2O। तो ये जो H2O है ये क्या है, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस H2O इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस मॉलिक्यूल में कितना एलिमेंट्स है, देखो इस मॉलिक्यूल में दो तरह के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। इसलिए यहाँ पे 1 लिखा नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज 1 नहीं लिखते हम लोग। तो ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। देखो मेरे वर्ड्स को एक एक इंपॉर्टेंट फॉलो करो, कहाँ मैं एटम बोल रहा हूँ, कहाँ मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। H2O, this whole thing is representing one molecule of water which contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। I hope this is clear।
तो इस तरह से हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, अब उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से समझो, मैं यहाँ 2 चीज़ लिख रहा हूँ, 3 चीज़ लिख रहा हूँ रादर। एक मैं लिख रहा हूँ H, एक मैं लिख रहा हूँ H2 और एक मैं लिख रहा हूँ 2H। ये तीनों क्या सेम चीज़ है? बिल्कुल नहीं, ये तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या एटम ये क्या है? तो इसीलिए अब इसको समझते हैं, इसको ध्यान से समझो, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में भी है। दिस सिंगल H रिप्रेजेंट्स, तुम लोग में बहुत कोई बोल देगा, H सिंगल रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, कोई डाउट नहीं है। ये H2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये 2H क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि H क्या है, H2 क्या है और 2H क्या है। जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस को देखो, जब हम O2 ऑक्सीजन के एग्जांपल से समझ रहे हैं, जब हम O2 लिखते हैं तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, O2 इज वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम 2O लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लिखते हैं N, कैपिटल N बस लिखते हैं, तो कैपिटल N लिखने का मतलब क्या हो गया? ये एक सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैंने लिखा N2 तो ये हो गया सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, और अगर मैं लिखा 2N ये हो गया 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। आई होप पिक्चर क्लियर हो रहा है तुमको, डाउट अब धीरे धीरे हट रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तुम्हारा डाउट और क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो बने रहो, आगे बढ़ते हैं। अब है टॉपिक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सिंपल है ये टॉपिक। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन। तो वन एटम वाला मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें कितना एटम्स हो? सिंगल एटम हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं हीलियम, तुम बाद में पढ़ोगे कि जब मैं सिंबल्स बताऊंगा तब पता चलेगा कि हीलियम क्या है। हीलियम एक नोबेल गैस है। नोबेल गैस मतलब कि वो एक ऐसा एटम है। देखो अब एक मैं अपना ही पॉइंट से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ। एटम का डेफिनेशन में आता हूँ। मैंने क्या बताया था कि मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है लेकिन एटम्स का नहीं होता है, ये मैंने बताया था। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। कितने वैसे एटम्स हैं? 6 ऐसे एटम्स हैं हमारे पेरियोडिक टेबल में जिसे हम नोबेल गैस बोलते हैं। उन एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है एज अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो उन 6 को छोड़कर बाकी किसी एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जब हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वो जो 6 एलिमेंट्स हैं वो नोबेल गैसेस जिन्हें हम बोलते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये नाम है उनके। अभी नाम अगर याद भी नहीं है, नाम अगर तुमने ध्यान से सुना भी नहीं तो टेंशन मत लो, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे नोबेल गैसेस, तब डिटेल में कवर करेंगे। अभी क्या जानना है कि हीलियम एक ऐसा एटम है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक सिंगल एटम से बना हुआ है, यानी वो He2 के फॉर्म में नहीं है। 2 हीलियम एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना है, ऐसी बात नहीं है। वो एक सिंगल एटम ही एक सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से हीलियम हो गया, हमारा नियॉन हो गया, ठीक है, हमारा आर्गन हो गया AR। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी नोबेल गैसेस हैं जिन्हें हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, वो 6 एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या क्या नाम है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन KR, ठीक है, ज़ेनॉन XE और रेडॉन RN। अब एक चीज ध्यान से देखो कि पहला लेटर कैपिटलाइज्ड है लेकिन जो सेकेंड लेटर है वो सब स्मॉल है, ठीक है, हर एक सिंबल में ऐसे ही हमने लिखा है। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है? सिंगल एटम है, इसलिए हम इन्हें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इनका नाम, इनके एग्जाम्पल्स तुम्हें रट लेना है। और इसका अगर एक डेफिनेशन आया कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स having only one atom in their molecules are known as monoatomic molecules.
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब 2 होता है, तो ऐसा बताओ जिसमें दो, ऐसा मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताओ जिसमें 2 एटम्स है। तो अभी अभी हमने जितना पढ़ा उसमें सब में 2 एटम्स है ना, जैसे H2। इस एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन का है। ऑक्सीजन O2 लिखते हैं हम, कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज कितना एटम्स, 2 एटम्स। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल N2, इसमें कितना एटम्स, 2 एटम्स। तो ये सब कैसा एग्जांपल्स हो गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, जिसमें 2-2 एटम्स है हर एक मॉलिक्यूल में। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हैविंग 2 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम उतारते जाओ अपने नोट्स कॉपी में, एग्जाम्पल्स भी लिखते जाओ, तभी तुम्हारा नोट्स क्लियर होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लिखने से अच्छा तरीका और कुछ नहीं होता है, समझो और लिखो, समझो और लिखो। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा मतलब 4, कॉन्सेप्ट वही है कि हमारा एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल विल हैव हाउ मेनी एटम्स, 4 एटम्स। किसमें होता है, फॉस्फोरस में, तुमको याद रखना है ये चीज, फॉस्फोरस, इसका नाम याद रखना है। फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, पी। पी रिप्रेजेंट्स 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, लेकिन एक सिंगल पी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो दोस्ती करता है दूसरा पी के साथ, फिर भी उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है, स्टेबल नहीं हो पाता है। वो एक और पी के साथ दोस्ती करता है, फिर भी नहीं हो पाता है, और फिर जब एक 4 पी मिलकर दोस्ती करता है, बॉन्ड बनाता है, तब जाके ये स्टेबल बनता है, यानी P4 इसका मॉलिक्यूल का सिंबल है। क्या सिंबल है, P4। फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4। तो ये एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस है जिसमें कितना एटम्स है फॉस्फोरस का, 4 एटम्स है, इसीलिए फॉस्फोरस इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो तुमको याद रखना है P4, ठीक है। उसी तरह ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्टा मतलब 8, तो ऐसा भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें 8 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। यस यू आर राइट, वो कौन है, सल्फर। तो सल्फर एक सिंगल एटम का क्या सिंबल होता है, S। एक सिंगल एटम बहुत अनस्टेबल होता है, यानी इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो दोस्ती करता है उसी जैसे बाकी टोटल कितना सल्फर के साथ, और 7 सल्फरों के साथ, यानी वो खुद और 7 मोर सल्फर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितना सल्फर हो गया, 8। तो 8 सल्फर मिलके वो क्या बनता है, S8। तो ये जो S8 है जिसका जो रिप्रेजेंट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच हैज 8 एटम्स ऑफ सल्फर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये तुम्हें याद कर लेना है एग्जांपल्स, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक वगैरह वगैरह, ठीक है। ओजोन का बात करेंगे तो ओजोन O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन का क्या होता है, O3, यानी ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कितना एटम है ऑक्सीजन का, 3 एटम्स। तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बीच में तुम लिख सकते हो, मेरा छूट गया है, डाई एटॉमिक के बाद ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया, मतलब 3 एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल। ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंबल। तो अभी हमने बहुत सारा सिंबल्स तो डिस्कस कर ही लिया, हाइड्रोजन का सिंबल H, नाइट्रोजन का सिंबल N, सल्फर का कैपिटल S, ठीक है। फिर हमने कुछ नोबल गैसेस के सिंबल अभी भी पढ़े ना, हीलियम का HE, आर्गन का AR, नियॉन का Ne, रेडॉन का Rn, जेनॉन का Xe, ये सब अभी अभी हमने पढ़ा। तो ये सिंबल्स होता है, सिंबल्स मतलब शॉर्ट फॉर्म। हम अगर हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो हम पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, HYDROGEN, हाइड्रोजन हम नहीं लिख रहे हैं, हम उसका एक शॉर्ट फॉर्म सिंबल लिख रहे हैं जो कि उसका एक सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म that stands for the atom of a specific element, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम को रिप्रेजेंट करने वाला एक शॉर्ट फॉर्म। अब कुछ छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूजन आ जाता है जब हम कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स है जैसे कार्बन, कोबाल्ट, ठीक है, कैल्शियम, ये सब C से इसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो तुम मत कंफ्यूज करना, अभी कंफ्यूजन वाला पार्ट क्लियर कर देते हैं। एक एलिमेंट है कार्बन, क्या है, कार्बन, ठीक है। एक है कोबाल्ट, देखो सब C से है इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। एक है कॉपर, ये चीज बहुत ध्यान से समझो। फिर है कैल्शियम, ठीक है।
आगे और हम पढ़ेंगे, अभी इन चारों का डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन का सिंबल क्या होता है, अभी मेरे साथ ही रट लो। अभी कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी। क्या होता है? कैपिटल सी। कार्बन का सिंबल कैपिटल सी। कोबाल्ट का क्या होता है? कैपिटल सी और स्मॉल ओ। याद रखना, कैपिटल सी और स्मॉल ओ मतलब होता है कोबाल्ट। कॉपर का क्या होता है? कैपिटल सी और स्मॉल यू। यस, यू कहाँ से आ गया? यू आया क्यूप्रम से। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम होता है। क्यूप्रम, CURUPUM। क्यूप्रम का स्पेलिंग क्या है? CUPRUM। ठीक है, यह है क्यूप्रम, यानी कॉपर का लैटिन नेम, तो वहां से Cu को लिया गया है। तो ठीक है, तो ये सिंबल तुमको याद रखना है। और कैल्शियम का क्या सिंबल है? Ca। तो देखो बहुत मिलता जुलता है, कंफ्यूजन वाला। कार्बन का कैपिटल सी, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, कैल्शियम का Ca, जिसमें सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर्स हैं और फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कैडमियम की, कैडमियम भी एक एलिमेंट है। कैडमियम, इसका सिंबल क्या है? C और स्मॉल d, कैपिटल C और स्मॉल d। उसी तरह से क्लोरीन की जब मैं बात करूंगा, क्लोरीन, क्लोरीन, एक मिनट, क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है C और स्मॉल l, क्लोरीन। ठीक है, तो ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम कंफ्यूजन वाले मैंने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट जो है, इसमें तुम्हारा टेबल बना हुआ है जिसमें एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, उसका सिंबल लिखा हुआ है और उसका लैटिन नेम लिखा गया है। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल हम उसके लैटिन नेम से लेते हैं, जैसे गोल्ड का AU होता है। तो तुम्हें आश्चर्य होगा, गोल्ड का तो कहीं G से होना चाहिए, लेकिन उसका AU कहाँ से आया? क्योंकि वो उसका इंग्लिश नेम से उसका सिंबल नहीं बनाया है, उसका लैटिन नेम जो ऑरम है उससे लिया गया है AU। सिल्वर का उसी तरह से AG होता है, आर्जेंटम। मर्क्यूरी का HG कहाँ से लिया गया है? हाइड्रागायरम। कॉपर का अभी अभी मैंने बताया CU, क्यूप्रम। लेड का PB, प्लम्बम से। आयरन का Fe, फेरम से। सोडियम का Na, नेट्रियम से। पोटेशियम का K, कैलियम से। टिन का Sn, स्टैनम से। एंटीमनी का Sb, स्टिबियम से। और टंगस्टन का W, वोल्फ्राम से। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ये याद कर लेना है। थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, लेकिन एक बार याद हो जाएगा ना, तुमको बड़ा मजा आएगा। तो सिंबल्स याद कर लो, इसको थोड़ा टाइम लेकर लिख कर याद करो, फिर अपने चेक करो कि सही से तुमने याद किया है कि नहीं। तो अपने से एनालाइज करते हुए अपने आप को सेल्फ एनालिसिस से याद कर लो। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट जो टेबल है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स के नाम है जिनका सिंबल इंग्लिश नेम से लिया गया है, जैसे मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn, कोबाल्ट का Co, निकल का Ni, जिंक का Zn, सिल्वर का Ag, बेरियम का Ba, आर्सेनिक का As, प्लैटिनम का Pt, रेडियम का Ra, यूरेनियम का U, लिथियम का Li, जर्मेनियम का Ge, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, कार्बन C, सल्फर S, फास्फोरस P, बोरॉन B, सिलिकॉन Si, आर्सेनिक As, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar। तो यहाँ पे तो कुछ ही एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल से उठा के लिया गया है जिसका सिंबल तुमको याद करना है, और इसको एकदम याद कर लो। ये रिक्वेस्ट है, ये अपने ऊपर कृपा करो और याद कर लो इसको। तो इसको एकदम से छोड़ना मत। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि सेकेंड लेटर स्मॉल हो रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है जब हम सिंबल को लिख रहे हैं। तो और हर एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? उस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एटम, सिंगल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल को नहीं, एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवर। अब आगे बढ़ते हैं। अब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी चीज़ बहुत इजी है। जैसे मैंने वाटर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था H2O, ये क्या हो गया? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सिर्फ फॉर्मूला, फॉर्मूला भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन को देखो क्या लिखा हुआ है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल का, H2O तो एक मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो दिस इज ओनली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H2O। उसी तरह से अगर हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, तो या वो क्या होगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2। ठीक है,
तो इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स द मॉलिक्यूल ओनली, द इन symbolic फॉर्म, द symbolic रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अभी जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। तो 3 इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, जनरली हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिलता है जब हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को उठाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CO2। बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग जानते हैं। जैसे वाटर का H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो इससे हम समझते हैं कि पहला क्या सिग्निफिकेंस है। बोथ द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, क्या लिखा हुआ है? इट रिप्रेजेंट्स, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट क्या करता है? बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम उसका मॉलिक्यूल को का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। दिस CO2 इज वन मॉलिक्यूल ऑल्सो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल, एज वेल एज द मॉलिक्यूलर मास। हम इससे इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कार्बन का क्या एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक मास है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ये हमें बाद में हम इसको रटेंगे, इसका हमें वैल्यू अभी याद है तो मैं बता दे रहा हूँ अभी तुमको ये चीज़ समझाने के लिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, यानी 16 × 2, मतलब 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 यूनिट्स, 44 यूनिट्स। तो हमारा जो ये 44 इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल गया। अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर सिंबल नहीं पता रहता तो क्या हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते थे? बिल्कुल नहीं निकाल पाते। ये मॉलिक्यूलर सिंबल से ही हमें पता चला कि एक सिंगल कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, और उसी से हमने उसका मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लिया। तो पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ, it represents the respective number of different atoms present in one molecule of compound। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकाल सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या हो गया? 1:2। 1 कार्बन का है और 2 कितना है? ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स। तो 1:2 रेशियो में ये जो एटम्स है ये कंबाइन किया हुआ है, यानी हम एटॉमिक रेशियो को निकाल सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल का एटॉमिक रेशियो को निकाल सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तुमको अभी लग रहा है कि सर अचानक से इतना सारा एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? तो ये समझाने के लिए, अगर ये तुमको थोड़ा थोड़ा याद भी होता रहेगा, क्योंकि याद तो फिलहाल हमें किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे करना ही है कि सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। तो धीरे धीरे ये याद भी कर लो। तो अभी 3-4 जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ उन लोगों के नाम, ठीक है। तो H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ये एक मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। ये मॉलिक्यूल देखो क्या चीज से बना हुआ है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से बना हुआ है, 1 एटम सल्फर से बना हुआ है और 4 एटम्स ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इसका जो एटॉमिक रेशियो है हाइड्रोजन इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा? 2:1:4। तो ये रेशियो, जो एटॉमिक रेशियो हमें मिलता है, ये भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये मास का रेशियो भी बताता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो मास का एग्जाम्पल हम लिए थे, निकाले थे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें हमें क्या पता चला कि कार्बन का मास कितना है? 12, और ऑक्सीजन का कितना था? 16। एक सिंगल एटम का 16, 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो 16 × 2 32। तो ये जो रेशियो है 12:32, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो जो भी आएगा, तो वो रेशियो हमें मिल रहा है, दैट इज द मास रेशियो। तो हमें एटॉमिक रेशियो भी मिल रहा है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, और मास का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिल जाते हैं, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो ये सिग्निफिकेंस है। ये एग्जाम में पूछता है कि राइट 3 सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तुमको याद करना है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ टुडेज होमवर्क is these 3 questions। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सिंबल। सिंबल क्या है? गिव द सिंबल ऑफ कोबाल्ट, कैल्शियम एंड कार्बन। ये हमने डिस्कस कर लिया आज। राइट 3 सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का 3 सिग्निफिकेंस लिखना है, जो अभी अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा।
अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन अ टेबुलर फॉर्म राइट द नेम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। एक टेबल बनाना, जैसे मैंने अभी बताया था, उस टेबल में एक साइड में नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखना और एक साइड में उसका सिंबल लिखना। ठीक है, तो जितने सारे एलिमेंट्स हमने आज पढ़ा, यहाँ पे ये जो टेबल है, ये सारे एलिमेंट्स एक कॉलम में नेम ऑफ एलिमेंट और दूसरे कॉलम में उसका सिंबल को लिखना, और सिर्फ लिखना ही नहीं, उसको क्या करना है? यस, डेफिनेटली उसको रट लेना है, क्योंकि ये रटने के अलावा कोई और उपाय नहीं है, यहाँ पे तुमको रटना ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। और होमवर्क को कहाँ भेज दोगे? इधर sunando.devnath@yahoo.com पर भेज देना। नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।